अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, तकरीबन सारे के सारे चैप्टर के हमने शॉर्ट क्वेश्चन अलग से एक नोट्स बनाए हैं। चलें देखते हैं उनको, हम क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए पहला पहला क्वेश्चन, जो पहला पहला टॉपिक है आपके पास, वो है लाइक और अनलाइक फोर्सेस का ना। लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्स, उसमें पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस को समझें कि अब पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिनकी जो एक दूसरे के बिल्कुल यूं पैरेलल हों, ये सामने आमने सामने हों पैरेलल, इनको बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। और लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब ऐसी फोर्सेस जिनकी जो पैरेलल तो हों लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है बिल्कुल, तो इसको बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्स। और जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, पैरेलल तो हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए, उनकी अपोजिट हो जाए, उनको हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द पैरेलल फोर्सेस, होती ये पैरेलल है, चाहे लाइक है चाहे अनलाइक है, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल है ना, बड़ा आसान सा है। इसी तरह यहाँ पे उर्दू मीडियम में देखें, ये ऐसी पैरेलल या मतवाजी फोर्सेस होती हैं जो एक ही सीमत में अमल करती हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं बेटा, हमारे पास ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो एक दूसरे के मुखालिफ सीमत में ट्रैवल करती हैं या अमल करती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को ऐड करना। अब बेटा फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं ग्राफिकली ना, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो देखें कैसे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास एक वेक्टर है इस तरह का जिसका नाम a है, और एक वेक्टर इस तरह का है जिसका नाम b है। अब मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, तो अब देखें कि क्या करेंगे हम लोग कि सेम ये वेक्टर एज इट इज़ हम उठाएंगे, सेम एज इट इज़ उठाया वेक्टर a, और b को भी एज इट इज़ इसी के ऊपर रिप्लेस करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो वेक्टर b है ना, उसकी टेल वेक्टर a के हेड से कोइंसाइड होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। अब जैसे पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दिया। अब आती है बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट में क्या होता है, आप मिलाएं। अब ये रिज़ल्ट वेक्टर में क्या होगा कि पहले वेक्टर की टेल रिज़ल्ट वेक्टर की टेल से जुड़ती है, और आखिरी वेक्टर जो कि b है उसका हेड रिज़ल्ट वेक्टर के हेड से जुड़ता है। इस तरह हम वेक्टर्स को या फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं। हाउ वेक्टर फोर्सेस कैन बी एडेड, जो फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज सो दे कैन बी एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल। ये जो रूल बताया ना मेरा बेटा मैंने आपको, ये हमारे पास हेड टू टेल रूल है। अच्छा, द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। देखें फर्स्ट वेक्टर की टेल से हम रिजल्ट की टेल को जोड़ देते हैं, और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्ट के हेड को वो जोड़ देते हैं। चूँकि फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, इसलिए इसे हेड टू टेल रूल के ज़रिए जमा किया जाता है। इस तरीके में पहले वेक्टर के सिरे, जिसको हम हेड कहते हैं, को दूसरे वेक्टर की टेल जो कि दुम है से मिलाया जाता है, और रिजल्टेंट फोर्स हासिल करने के लिए पहले की दुम को आखिरी के हेड से मिला दिया जाता है। तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है, ठीक है। आगे अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टॉपिक आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर जो पहला पहला क्वेश्चन है ना, वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, आप वरना इसको सिंपल से याद रखो। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर कोई भी फोर्स लगाऊं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कोई शेप चेंज कर रहा है अपनी, नहीं चेंज कर रहा ना। तो ऐसी बॉडी जिस पर कोई फोर्स लगाई जाए और ये अपनी शेप चेंज ना करे, इसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब जैसा कि पीछे मेरे सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए और अगर ये अपनी शेप, ज़ाहिर बात है मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये अपनी शेप चेंज करेगा, नहीं ना, साइज चेंज करेगा। तो इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन भी आपका यही है,
डिफाइन रिजिड बॉडी, आपने कहना है रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट रिमेन द सेम व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। अब देखो फर्ज करो ये 2 पॉइंट थे यहाँ से यहाँ तक, इन 2 फोर्स पॉइंट इस पूरी बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो 2 पॉइंट जो भी मैंने मार्क कर लिए थे, क्या उनके डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा? मैं दरवाजे पे कोई भी 2 पॉइंट लगा देता हूँ, उनके अंदर 4 सेंटीमीटर का फासला रख देता हूँ, जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं उसके ऊपर, तो क्या उनका डिस्टेंस कभी ख़त्म होगा? 4 के अलावा 5 हो जाएगा? नहीं ना, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये कि ना वो अपनी शेप चेंज कर रही है ना वो अपना साइज़ चेंज कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड बॉडी ठोस जिस्म वो जिस्म है जिस पर फोर्स लगाने से उसके किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला तब्दील ना हो। उसके बाद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है बेटा? जब जिस जगह पे ना रिजिड बॉडी पर जिस जगह पर आप फोर्स लगाते हो, मिसाल के तौर पर दरवाजे का जो हैंडल है, उस हैंडल को मैं पकड़ के फोर्स लगाऊं तो दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा ना। तो जिस जगह पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पॉइंट को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। द लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट इज, जिस पर फोर्स लग रही है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल करती है उसे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। आगे व्हाट इज द मूवमेंट फोर्स या टॉर्क क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी भी बॉडी पर, जैसे कि दरवाज़ा एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसका ना जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड है जो सी, इसके गिर्द इसने रोटेट करना है। दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा तो इसके गिर्द घूम रहा है ना। तो अब फोर्स लगने से ये जो बॉडी टर्न कर रही है इसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब टॉर्क देखें। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के लगने से टर्न हुआ, इफेक्ट क्या हुआ? या तो दरवाज़ा खुल गया या बंद हो गया, ये इसके इफेक्ट है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? अब देखें, ये जैसे कि मैंने पीछे दरवाजे के पीछे आपको हैंडल नज़र आ रहा है और इस साइड पर देखें दरवाजे के तो कब्जे लगे होते हैं ना। अब वो जो कब्जे लगे हुए हैं ना, वो पूरी लाइन, इसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जिसके गिर्द इस बॉडी ने रोटेट करना है। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो बिल्कुल सीधा रास्ता होता है ना, जिसे सीधा फासला होता है, इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। मोमेंट आर्म को हम आर से या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। किसी फोर्स के गर्दिशी असर को, घूमने वाले असर को टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये फोर्स और मोमेंट आर्म के हासिल ज़रब के बराबर होता है। टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर या एल, जो आपको याद रहे। वाई आर डोर हैंडल इंस्टॉल फार फ्रॉम द हिंग्स। अब ये जो कब्जे लगे हुए थे, इस कब्जे से ये जो डोर हैंडल है दूर क्यों रखा जाता है बेटा? जितना पर जो इनके दरमियान फासला है ना, जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, वो मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी कम फोर्स लग रही होती है। डोर हैंडल आर इंस्टॉल फॉर फ्रॉम द हिंग सो दैट मोमेंट आर्म इज लार्जर। मोमेंट आर्म को क्या किया जाता है? बड़ा किया जाता है। दिस प्रोड्यूस ग्रेटर टार्क, ज़्यादा टार्क पैदा करता है, विद लेस फोर्स, कम फोर्स लग के, मेकिंग द डोर ईजियर टू ओपन। तो फिर हमारा इतना ज़ोर नहीं लग रहा होता दरवाज़ा खुलने पे। हैंडल दूर लगाने से मूवमेंट आर्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कम फोर्स लगा कर भी ज़्यादा टार्क पैदा होता है और दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। इसी तरह अगर हम स्पेस काउंट के करीब से पकड़ेंगे तो मूवमेंट आर्म कम होने की वजह से ज़्यादा फोर्स लगेगी। देखिए ना, अगर हैंडल बिल्कुल इन्हीं के नज़दीक होता, जो हिंग्स थे इनके करीब होता, कब्ज़ों के करीब होता, तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़नी थी, मूवमेंट आर्म क्या हो जाना था? कम हो जाना था। आगे एक क्वेश्चन मूवमेंट आर्म अभी आपको समझाया। द मूवमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के दरमियान डिस्टेंस है, ये 2 नाम याद रख लें। एक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दूसरा है एक्सेस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो फोर्स जहाँ पर आप जिस जगह पे आपने फोर्स लगानी है, और एक्सेस ऑफ रोटेशन वो जहाँ पर आपका दरवाज़ा रोटेट करेगा। तो ये इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म बोलते हैं। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और गर्दिश का महवर, जिसको एक्सेस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, के दरमियान अमूदी फासले को मूवमेंट आर्म कहते हैं।
डन बेटा, इसको एल या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्वेश्चन है राइट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ टार्क। टार्क की कुछ एप्लीकेशन नाम बता दें, तो वो हमें पता है, हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ टार्क, जैसा कि ओपनिंग अ बोतल विद अ बोतल ओपनर, ये एक टार्क की एग्जांपल है, क्योंकि हम यूं बोतल ओपनर को पकड़ के यूं घुमाते हैं ना उसके गिर्द, तो इफेक्ट दिखाता है, बोतल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। या यूजिंग अ स्पिनर टू ओपन द नट, या जैसे हम जो रेंच होता है या कोई रेंच से नट को ओपन कर रहे होते हैं, या गाड़ी का टायर खोलने के लिए जब हम देखते हैं तो ये क्या करता है, टार्क प्रोड्यूस करता है। तो नट हमारा घूमता है ना, तो वो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं हमारी। टार्क का एक आम इस्तेमाल जो बोतल ओपनर है के ज़रिए बोतल खोलना, या स्पिनर की मदद से किसी नट को खोलना। जब हम स्पिनर के हैंडल पर फोर्स लगाते हैं तो ये नट के गिर्द एक गर्दिशी असर पैदा करता है, जिसे हम टार्क कहते हैं। आगे अब बात आ गई कपल की। कपल क्या है और बनता कैसे? बेटा, टार्क अकेला मतलब कि अगर आप एक नट था, नट पे आप लोगों ने स्पिनर लगाया और उसको रोटेट करना शुरू कर दिया, तो वो तो हो गया टार्क। अगर एक नट है, अब उस नट को आपने ओपन करना है और आप माइंड में लेकर आए वो गाड़ी का टायर ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि इस तरह एक्स और वाई एक्सिस का एक पाना होता है। जैसे ही आप इस तरह का पाना होगा, ठीक है, आप उसको नट में लगा के एक फोर्स लगा रहे हो तो इधर से, एक फोर्स लगा रहे हो तो इधर से, इसको नीचे की तरफ खींचते हो, इसको ऊपर की तरफ खींचते हो। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक हमारे पास वो है पर मोमेंट आर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंट आर्म है। अब यहाँ पर फोर्स F1 फर्ज करो लग रही थी, यहाँ पर फोर्स F2 लग रही थी। आप दोनों हाथों से लगाते हो ना, इसको नीचे इसको ऊपर, तो यहाँ पर एक टार्क, यहाँ पर दूसरा टार्क, तो इसको दोनों को मिला के पूरा जो सिस्टम बन गया, इसको हम कपल कहते हैं। बात क्लियर? तो कपल इज फॉर्म व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, होती है पैरेलल। देखिए, अब यहाँ पर फोर्स लग रही है तो उसने जाना है यूं नीचे की तरफ, यहाँ पर फोर्स लग रही है इसने जाना है यूं ऊपर की तरफ। हैं ये पैरेलल लेकिन अनलाइक पैरेलल है, ठीक है। तो हमारे पास पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम बॉडी, बॉडी एक है जिस पे लग रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। आप ना यहाँ पर एक फार्मूला भी लिख लें, कपल जोन सा होता है वो इक्वल होता है टू, फिर उसमें फार्मूला अंदर ब्रैकेट में लिख दें F मल्टीप्लाई बाय आर। ये आपके पास एक कपल का फार्मूला। कपल जो टार्क का फार्मूला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कपल बन जाएगा। जब दो बराबर लेकिन मुख्तलिफ सिमत में अमल करने वाली पैरेलल फोर्सेस एक ही जिस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अमल करें तो एक कपल बनता है जो जिस्म में गर्दिश पैदा करता है। ये सवाल का जवाब था। आगे जी, Why is more force needed to open a nut when holding the spinner closer? ये जवाब आप लोग बताएं कि ये चीज़ पूरा स्पिनर है, ये सामने आपके ना स्पिनर है। एक है कि यहाँ पर उसको नट के साथ आपने फंसा दिया, एक है आप यहाँ से फोर्स लगाओ, तो बताएं इजीली ओपन होगा या मुश्किल करेगा। या मैं यहाँ से सारे को स्पिनर को छोड़ देता हूँ और यहाँ से पकड़ के ना फोर्स लगाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं यहाँ से पकड़ूंगा ना तो मूवमेंट आर्म है कम, अब फासला क्या है, कम है, तो अब मेरी फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा दूँ यहाँ पर और यहाँ से फोर्स लगाऊँ तो मूवमेंट आर्म बढ़ गया ना, ये जो फासला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब मेरे पास जो टार्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और फोर्स कम लग रही होगी। अब देखिए, जब ट्रक के टायरों के नट खोलते हैं तो वो बड़े बड़े आपके पास वो स्पिनर टाइप होते हैं पाइप से, वो बिल्कुल काफ़ी बड़ा होता है और उसके एंड पर बंदा खड़ा होकर उसको नट को लूज़ या टाइट कर रहा होता है। तो क्या मतलब है, उसका जो मोमेंट आर्म है, फासला है, एक्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जितना भी फासला था उसको बढ़ाया है ताकि टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो और फोर्स कम से कम लग सके। When holding the spinner closer, the moment arm is smaller, so the more force is needed to produce the required torque. जब आप स्पिनर को नट के करीब से पकड़ते हैं तो मोमेंट आर्म यानी नट से हाथ तक का फासला कम हो जाता है, जो कि टार्क पैदा करने के लिए फासला और फोर्स दोनों अहम है। इसलिए मोमेंट आर्म छोटा होने की वजह से
मतलूबा टार्क पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर आप पढ़ चुके हो, फोर्सेस वेक्टर होती हैं, टार्क वेक्टर है। अब वेक्टर को रेजुलेट करना मतलब रिजॉल्व करना, टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजॉल्व का मतलब ये हुआ कि एक कोई वेक्टर लाइक अ फोर्स एक वेक्टर है, उसके टुकड़े कर दो, उसको तहलील कर दो, उसको तकसीम कर दो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स के हिस्से बना देना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर एक फोर्स मौजूद है, यहाँ पर फोर्स मौजूद है जो कि फ़र्ज़ करो एफ एक वेक्टर है, वेक्टर है ना। अब मैं देखता हूँ ये जो फोर्स है ना, ये एक्स के हिस्से तक कहाँ तक है, ये एक्स के यहाँ तक है, ऐसे है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मैं कह दूंगा कि फोर्स का एक्स वाला हिस्सा है, और ये ज़ाहिर बात है ये वाई वाला हिस्सा है ना, ये और ये सेम होंगे, तो ये फोर्स का कौन सा हिस्सा है, वाई। तो एक मेन फोर्स को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, कि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, तहलील कर दिया। तो आप कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ फोर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स whose resultant is equal to the ओरिजिनल फोर्स। उसका रिजल्ट हमेशा यही रहेगा जो कि ओरिजिनल फोर्स वाला होगा। एक फोर्स को दो या दो से ज़्यादा अज्जा में जाके, जिसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं, में तकसीम करने के अमल को रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसका मजमूई असर असल फोर्स के, मतलब इन दोनों को अगर ऐड कर देना तो मजमूई असर यही असल फोर्स रहेगी। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये दोनों एक्स और वाई दोनों आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कि मैं दोबारा बनाऊँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक फोर्स थी एफ। अब ये जो इसका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास इसका एफ वाई और ये एफ एक्स, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एफ एक्स के ऊपर देखो एफ वाई का 90 का जाविया बन रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई पर एक्स परपेंडिकुलर है, एक्स पर वाई परपेंडिकुलर है। ये दोनों जैसे कि ये एक्स वाई या इस तरह, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बाहमी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं एंड देयर वैल्यूज़ भी बता दो। वैल्यूज़ का मतलब इनका फार्मूला बता दो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, ऑफ अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, एक्स पर याद रखना बेटा हमेशा कॉस थीटा होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू होगा एफ कॉस थीटा, और एफ वाई पर याद रखना हमेशा साइन थीटा होता है, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ साइन थीटा। डन। आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, आपके पास ना जब सारी जब किसी एक बॉडी के ऊपर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाए ना, या तो सिंपल सी बात है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेकर आने के लिए ना, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर सारी किस्म की फोर्सेस का रिजल्ट निकालें तो वो ज़ीरो हो। लग सारी फोर्सेस रही हैं लेकिन उनका जब रिजल्ट निकला है तो वो क्या था, ज़ीरो था। अब टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, अब सारी बात है अगर अर्थ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, टेबल एक रिएक्शनल फोर्स दे रहा है, ऊपर की तरफ दे रहा है। अब वो जो रिएक्शनल फोर्स है और जो अर्थ वाली फोर्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की सेम फोर्सेस थी, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर ज़ीरो हो जाएगा। फर्ज करो 10 न्यूटन की फोर्स नीचे, टेबल ने भी 10 की ही लगानी है, रिएक्शन सेम होता है ना, तो 10 माइनस 10 क्या होगा, ज़ीरो। तो वो सारी फोर्सेस का जो सम अप हो वो ज़ीरो हो, या हम कह दें कि बॉडी पे कोई इस वक्त फोर्स नहीं लग रही, तो बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो हम इक्विलिब्रियम इज़ द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। अब टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी कोई चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। इक्विलिब्रियम की किसी जिस्म की वो हालत जिसमें उसका एक्सेलरेशन क्या हो, सिफर हो,
उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो कहता है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होती है या कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है, तो इट अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, इट इज रिमेन एट रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बेस्ट एग्जांपल आपके पास स्पेस के अंदर सैटेलाइट मूव कर रही है। अब स्पेस में जब सैटेलाइट मूव कर रही है, अगर उसने पहले 1 घंटे के अंदर फर्ज करते हैं 500 किलोमीटर का फासला तय किया, तो वो अगले घंटे में भी 500 किलोमीटर का फासला तय करेगी, उससे अगले घंटे में भी 500 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो अब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जब इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या हुआ मेरा बेटा, ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एक और हमने ये पढ़ी है कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसा कि पैरा ट्रूपर जोन से हैं, पैराशूट वाले, वो जब पैराशूट के साथ लटक के नीचे आ रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी वेलोसिटी जोन सी है वो सेम रहती है। अब वेलोसिटी सेम है, उनमें एक्सेलरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जब एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, तो वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। अच्छा, तो उर्दू में देखें, एक जिस्म इस वक्त इक्विलिब्रियम में कहलाता है जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ सिफर हो, जिसकी वजह से वो या तो रुका हो या यकसा वेलोसिटी में हरकत करता हो। सिंपल बात है ना। आगे, अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ऑब्जेक्ट बैलेंस कब होता है, तो बेटा इसमें एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन द फोर्स एंड मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट कैंसल ईच अदर प्रोड्यूसिंग नो मोशन नो रोटेशन। एक चीज़ इस वक्त बैलेंस कहलाती है जब उस पर अमल करने वाली फोर्स और मूवमेंट एक दूसरे को ख़त्म कर दें और उसमें कोई हरकत या गर्दिश ना रहे। अब यहाँ पर अगर मैं पेंसिल रखता हूँ, ये बैलेंस कब होगी, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो इनके अंदर रोटेशन ना हो, तो क्या कहलाएगी ये हमारे पास। ये देखें, रोटेशन नहीं है ना, इस वक्त बॉडी बैलेंस है, ना इस साइड की रोटेशन है ना इस साइड की रोटेशन है। तो दोनों फोर्सेस जो अनलाइक और लाइक फोर्सेस हैं, ये दोनों आपस में फोर्सेस भी इक्वल, जिसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पर बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इसको हम, एक तो ये हो गया, इसको हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी क्या कहता था, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट जो इस साइड पे घूमे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों, जब दोनों का जो सम है वो इक्वल हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। डन जी। आगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है बेटा, स्टेट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन ये है। अब इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी का जो मूव ना करे, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहे, ये इक्विलिब्रियम है। इसका पहली शर्त तो ये होती है कि अगर बॉडी का ना, बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस पर लग रही हैं चाहे वो वाई एक्सिस पर लग रही हैं, टोटल यार सिंपल सारी फोर्सेस का जो सम है ना वो ज़ीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अब देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अब इस साइड से भी इसको फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड से भी फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों साइडों से फोर्स लग रही है इस पर। तो इस वक्त ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगी, 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, 10 ने 10 को माइनस किया, ज़ीरो आंसर आ गया। तो सम, तो जो फोर्सेस का सम हमने बात की वो तो हो गई ज़ीरो। अब हम बात करते हैं कि क्या ये फिर भी पॉसिबल था कि अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊँ एक फोर्स और दूसरी फोर्स लगाऊँ यहाँ पे। अब मैं अगर इन कोनों पे फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स तो सेम है, इधर भी 10 लग रही है इधर भी 10 लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी। अब जैसे ही बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो ना हुआ। फिर उन्होंने ना एक सेकंड कंडीशन ले आए। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा कि ठीक है जी, फोर्सेस का सम तो आपने ज़ीरो कर दिया, लेकिन अब आपको टार्क भी ज़ीरो करना पड़ेगा। जो मोमेंट फोर्स है ना, जो रोटेशन है, उसको भी ज़ीरो करो।
तब बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में। तो पहली कंडीशन, सारी फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ऑल टॉर्क, जो टॉर्क है उसका सम भी क्या रहना चाहिए, ज़ीरो रहना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम। ये लॉन्ग भी बनता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। जैसा कि ये सिग्मा का निशान होता है, सिग्मा का मतलब सारी फोर्सेस का सम अप। अगर एक्स कंपोनेंट का सम अप भी हो वो भी ज़ीरो होना चाहिए, वाई कंपोनेंट पे कोई फोर्सेस लग रही हैं वो भी, उनका भी सारा रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। उन सारों का सम ज़ीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त ये है कि जिस्म पर अमल करने वाली तमाम बैरूनी फोर्सेस का वेक्टर मजमूआ सिफर होना चाहिए। सेम वही चीज़, ठीक है। सेकंड कंडीशन अभी हम लोगों ने देखी, स्टेट द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबव एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। तो सम ऑफ टार्क जो है सिग्मा टी, टार्क का जो सिंबल है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, ज़ीरो के। उर्दू में देखें, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त ये है कि किसी भी पॉइंट के गिर्द जिस्म पर अमल करने वाले तमाम टार्क्स का वेक्टर मजमुआ सिफर होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। डन। आगे अब बात आ गई हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम की नाम याद रखिएगा, तीन स्टेट्स होती हैं। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हमारे पास कितनी हैं, तीन। नाम याद करें। सबसे पहले हमारे पास स्टेबल, फिर दूसरी अनस्टेबल, फिर तीसरी न्यूट्रल। ये तीन स्टेट्स हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। डन। अब पहली स्टेट क्या होती है, पहली स्टेट हमारे पास होती है स्टेबल। अब इसको समझें, मिसाल के तौर पर मेरे पास चीज़ें कुछ पड़ी हैं, ठीक है, नाम नहीं पढ़ना आप लोगों ने। ये एक कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ड अप करता हूँ, टेढ़ा करता हूँ। मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। फिर मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, फिर छोड़ा, वापस पोजीशन पर आ गई। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट करता हूँ तो अब ये वापस पोजीशन पर नहीं आई। जब भी हम किसी भी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट अप करें, टेढ़ा करें, और वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, उसको हम स्टेबल बोलते हैं। और जो वापस पोजीशन पर अपनी ना आए उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। रीज़न क्या है, आप देखिए इसके नीचे ना पूरी एक बेस है। क्या है, एक बेस। आप सोचें कि आपके हाथ में एक छोटा सा धागा, और धागे के नीचे ना आपने कोई वेट बांधा हुआ, कोई पत्थर बांध दिया, या अगर हम उसको मिस्त्रियों वाली लैंग्वेज में साल एक होती थी जिसके नीचे एक लट्टू सा बंधा होता है और एक धागा होता है, तो वो दीवार की सिधाई को देखते हैं कि दीवार सीधी है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं। वो आपके हाथ में, और आपने ना उस धागे को यहाँ से पकड़ लिया और उस लट्टू को नीचे घुमा दिया, घुमा दिया। अब ऐसा वो नीचे लटका हुआ है। अब जैसे ही आप इसको टेढ़ा करो, अगर वो धागा, वो जो धागा है, ये जो बेस है ना आपकी, ये वाली जो बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन, ये सारी बेस, अगर तो वो धागा उस बेस के अंदर मौजूद होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल। क्योंकि जैसे ही वो इसके अंदर होगा ना, इस बेस के अंदर होगा सारी बेस में, तो वो बॉडी अपनी वापस उसी पोजीशन पर चल जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टिल्ट कर देता हूँ तो उस धागे ने इस तरह लटकना है। अब वो इस बेस में से नहीं गुजर रहा, ये वाली जो बेस है ना, इस बेस में से नहीं गुजर रहा वो, अब वो गुजर रहा है यहाँ से यूँ सीधा। तो अब इसको आप जब छोड़ोगे तो ये अपनी वापस पोजीशन पर नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से इसको मूव करवाया, थोड़ा सा फोर्स लगाए, ये मूव की, गोल सी शेप थी फर्ज करो कोई, तो मूव की, उसने जाके खुद अपनी एक नई पोजीशन सेट कर ली, वो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। देखिए जी, हमारे पास तीन नाम है, नाम भी याद रखें, ये आ सकते हैं, अपने नाम याद रखने हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास पहला पहला उसने पूछा है, ये सारी हैं। इसके बाद एक और उसने दो पूछी हैं चीज़ें कि जी स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक नाम याद रखना, जब बॉडी रेस्ट पर हो, मैंने लास्ट कल वाली वीडियो में भी देखे, चैप्टर 3 में भी। फिजिक्स में जब भी स्टैटिक का वर्ड आ जाएगा तो इट मीन रेस्ट की बात हो रही है, और जब भी डायनामिक का वर्ड आएगा फिजिक्स के अंदर
तो उसका मतलब है कि हम मोशन की बात कर रहे हैं। डन। अब स्टैटिक का मतलब यहाँ देखें, इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट विद नो एक्सेलरेशन बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक। डायनामिक इज द स्टेट ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड हैविंग नो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन स्टैटिक में भी ज़ीरो है और डायनामिक में भी ज़ीरो है। फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। जब कोई जिस्म रेस्ट की हालत में हो और फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, सिफर हो जाए, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब कोई जिस्म यकसा वेलोसिटी में, अब डायनामिक से तो हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की, से हरकत कर रहा हो और बैलेंस फोर्सेस की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास डायनामिक। जब वर्ड इक्विलिब्रियम आ गया तो एक्सेलरेशन ने क्या रहना है, ज़ीरो रहना ना। अच्छा जी, अभी हमने डिस्कस किया था नेचुरल, स्टेबल और न्यूट्रल। अब नेचुरल हमने कहा कि अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर स्लाइट टिल्ट अप, थोड़ा सा टेढ़ा किया या उसमें डिस्टर्बेंस पैदा की, इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, उसको हम बोलेंगे स्टेबल। अ बॉडी इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट मूव फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहेगा, वो एक अलग पोजीशन बना लेगा। तीसरा है न्यूट्रल। बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर डिस्टर्बेंस, जैसे हमने उसको डिस्टर्ब किया, इट कम्स टू रेस्ट इन अ न्यू पोजीशन विदाउट एनी चेंज इन द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। अब उस बॉडी का ना, जो भी बॉडी लेते हैं उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है। जो मिसाल के तरफ बॉल है, बॉल के अंदर वाली साइड पर उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो उस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है उसका कभी चेंज नहीं हो रहा होता। अगर जिस्म को थोड़ा सा हिलाने या झुकाने के बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए तो स्टेबल। थोड़ा सा हिलाने या हिलाने से वो अपनी असल पोजीशन से मज़ीद दूर चला जाए, गिर जाए, तो वो अनस्टेबल। अगर हिलाने के बाद जिस्म अपनी नई पोजीशन पर रुक जाए और उसका सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई में कोई तब्दीली ना आए, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है थिंग अ बॉडी विद इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी हमारे पास क्या हो, रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो, तो वो हमारे पास, उसकी कोई एग्जांपल दे दें। एक कोन की एग्जांपल इसमें बेस्ट है। कोन देखें ना, कोन जो ऊपर से चौड़ी और इस तरह कम होते होते नीचे बिल्कुल यहाँ पर, उस कोन की जो नोक है, वो कोन को याद किया तो ये भी माशाल्लाह से आगे। कोन की जो नोक है, सॉरी 2 मिनट वेट कर लें। अच्छा जी, शुरू करते हैं। एक कोन जो अपनी नोक पर खड़ी हो वो लम्हे के लिए तो साकिन हो सकती है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होती, क्योंकि मामूली सी छेड़छाड़ उसे भी गिरा देगी। ये जो नोक है ना, ये वाली नोक, ये लम्हे भर के लिए तो मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। थोड़ा सा हमारे पास रेस्ट में, लम्हे भर के लिए रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगी। आगे एक आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स को याद रखें। हमारे पास ना, आपके हाथ में एक रस्सी, छोटा सा धागा, धागे के आगे आपने पत्थर बांध दिया। अब उस धागे को आप यहाँ से पकड़ के ना यूँ घुमाते हैं। अब जब धागे को आप घुमा रहे हो, और सॉरी पत्थर को घुमाते हो, तो आप देखोगे एक धागे के अंदर खिंचाव आया हुआ है और पत्थर ना इसको सेंटर बना के इसके गिर्द घूम रहा है। अब एक ऐसी फोर्स है जिसने उस पत्थर को ना मजबूर किया हुआ है कि वो एक सर्कल में घूमे और सेंटर की तरफ रहे, मतलब कि अब वो सर्कल के गिर्द घूम रहा है। जिस फोर्स ने उसको सेंटर की तरफ घूमने के लिए मजबूर किया हुआ है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो पकड़ा हुआ था ना यहाँ से, ये उस सर्कल का सेंटर होगा। तो इसका फार्मूला याद रखना है बेटा, कि जो एफ सी होता है वो एम वी स्क्र ओवर आर के इक्वल होता है। एम इज़ द मास, वी उसकी स्पीड में मूव कर रहा है, आर सेंटर से उस धागे पत्थर तक का जो डिस्टेंस, रेडियस रद्दास
सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो किसी भी जिस्म को दायरे की शक्ल में हरकत करने पर मजबूर करती है। इस फोर्स की सीमत हमेशा दायरे के मरकज़ जो कि सेंटर की तरफ रहती है। डन। इसका आखिरी सवाल है, आप क्रीम सेपरेटर को जानते हैं ना, जो क्रीम मतलब कि क्रीम को सेपरेट करती है मशीन है। हाउ डज अ क्रीम सेपरेटर यूज सेंट्रीपिटल फोर्स? वो कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज़ कर रहा होता है? इन अ क्रीम सेपरेटर मिल्क इज रोटेट रैपिडली, बड़ी स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। द हैवियर मिल्क पार्टिकल रिक्वायर्ड ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स। जाहिर बात है, जिसका मैस ज़्यादा होगा, जो हैवी होगा, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होगी। एंड मूव टू सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आप देखो कि पहले आपने उस धागे के साथ छोटा पत्थर बांधा हुआ था और उसको घुमा रहे थे, आपके हाथ को कम फोर्स फील हो रही थी। अब वहाँ पे आपने कोई आधा ईंट का टुकड़ा बांध किसी रस्सी के साथ बांध के आप घुमा रहे हो, तो आप फोर्स ज़्यादा फील होगी। इसका मतलब जैसे हैवी पार्टिकल्स होंगे वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी ज़्यादा होती। अच्छा, फिर मूव टूवर्ड द आउटर वॉल, तो वो जाहिर बात है वो जो जग की आउटर वॉल है उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। वाइल द लाइटर क्रीम पार्टिकल्स गैदर नियर द सेंटर। अब वो घूम रहा है ना, वो सारा दूध जो उनसे है, उसके सेंटर जहाँ पर है उसका, वो सारे जो छोटे मैस हैं, छोटे हल्के पार्टिकल हैं, वो उस सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देंगे और हैवी पार्टिकल उस जग की दीवार की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर क्या हो गया, इससे हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। क्रीम सेपरेटर में दूध को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। दूध के भारी ज़रात को दायरे में घूमने के लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बैरूनी दीवारों की तरफ चले जाते हैं, जबकि क्रीम के हल्के ज़रात मरकज़ के करीब जमा होते हैं। इस तरह क्रीम दूध से अलग हो जाती है। ये बेटा आप लोगों के जो बोर्ड में आ सकते हैं, हमने कोई इधर उधर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डाले हुए, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले हैं इसमें, और मुझे नहीं लगता इनके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारी बात है 10-15 साल हो गया हमें पढ़ाते हुए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें। ये इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने इंटरनल और एक्सरसाइज के किए होंगे ना, गारंटी इन शॉर्ट क्वेश्चन की लेता हूँ, और इंशाल्लाह इसके साथ एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाएंगे और साथ के साथ आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी, उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।